हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग की भी अपनी लैंग्वेज होती है। द फर्स्ट इज एंटिटी। अब एंटिटी कह लो, एंटरप्राइज कह लो या फर्म कह लो, सेम थिंग है। एन इकोनॉमिक यूनिट मीन्स जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन होती है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है, एक्सचेंज होता है। एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स सेल एंड परचेज एक्टिविटीज क्रिएटेड बाय लॉ, जिनको लॉ ने क्रिएट किया है। मतलब एंटिटी को एक पर्सन की तरह लॉ ने सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दे रखी है। अब यहाँ इसके टाइप्स कितने हैं? द फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी। देखो, बिजनेस एंटिटी कौन सी है? जिनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही पर्सन ऑनर होता है, मालिक होता है। पार्टनरशिप फर्म, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। और एक हो गया कंपनी। ये तीन हमारी बिजनेस एंटिटीज हैं। कंपनी जहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट होता है। नॉन बिजनेस एंटिटी कौन से हुआ? जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका मोटिव है मेंबर्स या सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करना। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी हो गई, ये सारी चीजें आती हैं हमारी नॉन बिजनेस एंटिटी में। नेक्स्ट टर्म से पहले हम लोग ये डायग्राम समझते हैं। पहले यहाँ ये फर्म है और ये हो गया सप्लायर। अब यहाँ पे जो सप्लायर है वो फर्म को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फर्म जो है वो गुड्स परचेज कर रही है। और बदले में एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि फर्म जो है कैश पेमेंट कर रही है सप्लायर को। और कितने की ये जो ट्रांजैक्शन है किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है ये ट्रांजैक्शन। और अमाउंट कितना है? 20,000, मतलब कि इस ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल वैल्यू है। अब सेकंड में क्या है कि जो फर्म है वो सप्लायर से गुड्स परचेज कर रही है। और ये किस पे बात हो रही है? क्रेडिट पे, मतलब कि कैश पेमेंट नहीं हो रही है, उधार पे बात चल रही है। तो ये हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई। अब इस केस में क्या है कि जो फर्म है वो गुड्स ये बायर है। ये गुड्स जो फर्म है वो गुड्स सेल कर रही है, मतलब बायर यहाँ पर परचेजर है और जो फर्म है वो सेलर है। और जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो क्रेडिट पे हो रही है, मतलब उधार पे हो रही है। और कितना अमाउंट है? 25,000। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई। सेकंड चीज, इनकी फाइनेंशियल वैल्यू है, इनको मनी टर्म में मेजर किया हुआ है। और दूसरी चीज है, इनके एक प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं। और ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लेके आते हैं। जैसे पहले में क्या था? स्टॉक परचेज किया तो फर्म में स्टॉक आया और उसके बदले में क्या चला गया? कैश चला गया। सेकंड में क्या था? स्टॉक फर्म के पास आया और इन एक्सचेंज क्या हुआ? क्रेडिट पे बात हुई है, मतलब कि फर्म की लाइबिलिटी, फर्म पे कर्जा बढ़ा है। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन पे, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट करती हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रेडिट पे, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सप्लायर जो है जिसको फर्म ने पैसा देना है, तो ये सप्लायर जो है एक तरह से कर्जा हो गया फर्म पे। और इस सप्लायर को हम जो टर्म्स यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं क्रेडिटर। और यहाँ पे फर्म ने पैसा लेना है बायर से, तो यहाँ पे जो बायर, इसके लिए जो टर्म यूज होगी कि जिस बंदे से, जिस पर्सन से बिजनेस ने पैसा लेना है, जिसको क्रेडिट पे सेल किया है, उसे हम कहेंगे डेटर। ठीक है। अब तीसरी चीज आ गई कि अगर सपोज करो ये जो डेटर्स हैं जिन्होंने पैसा देना है बिजनेस को, अगर ये कल कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, तो हम ये इसको हम कहते हैं इनसॉल्वेंट हो जाना, इंसॉल्वेंसी। और अगर ये डेटर्स पैसा दे देता है टाइम से, तो इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। और जो पैसा, अब यहाँ पे बात हुई है 25,000 डेटर ने, बायर ने पैसा देना था फर्म को। अगर ये मना कर देता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये 25,000 हमारे क्या हो गया? लॉस हो गया बिजनेस को। इसे हम कहेंगे बैड डेब्ट। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात हुई थी बिजनेस ट्रांजेक्शन की। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस एक्सचेंज हुआ है मनी, गुड्स एंड सर्विसेज का, और जो बिजनेस से रिलेटेड है उन्हें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। इनकी फाइनेंशियल वैल्यू थी, अब आपने देखा था कि कितना का गुड्स, हमने 20,000 की गुड्स परचेज की थी, तो उनकी एक फाइनेंशियल वैल्यू थी, फाइनेंशियल मनी टर्म में मेजर किया था उस ट्रांजेक्शन को। और उसका एक प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, बिल होता है कि वाकई ही ये ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट हुई है बिजनेस में। और जो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है कि जैसे बिजनेस में स्टॉक आया था जब परचेज हुआ था, जब सेल हुआ तो स्टॉक चला गया था बिजनेस में से। और कैश पेमेंट हुई थी बिजनेस में, कैश रिड्यूस हुआ था बिजनेस में, तो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा जो है ये है बिजनेस ट्रांजेक्शन के टाइप्स कह लो, ठीक है। इन रिलेशन फॉर विद द अकाउंटिंग यूनिट में क्या है, एक होती है हमारी इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन मीन्स जो बिजनेस के अंदर हुई है, विद इन बिजनेस है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कोई मशीन है, कोई फर्नीचर है, उस फॉल इन वैल्यू हुई है, उसकी वैल्यू में गिरावट आई है, तो ये लॉस तो हुआ ही है, लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है, विद इन बिजनेस हुई है, बाहर का कोई पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं, जो आउटसाइडर्स के साथ जो किसी चीज को लेके एक्सचेंज होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। और मोड ऑफ सेटलमेंट, कैसे सेटलमेंट हुई है ट्रांजेक्शन की, देखो कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी सेल परचेज होती है, या तो कैश में होती है या फिर उधार पे बात होती है। तो अगर कैश पे ट्रांजेक्शन हुई है तो उसे हम कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे, और अगर उधार की बात चल रही है तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पर क्रेडिटर की बात हो रही थी कि वो सप्लायर जो था वो क्रेडिटर था बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस ने उसको पैसा वापस करना था, देना था। तो अ पर्सन हु सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट, जो गुड्स क्रेडिट पर सप्लाई करें उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं। अब देखो बिल्स पेबल भी वही चीज है कि बिजनेस ने क्या किया कि उस क्रेडिटर को एक बिल बना के दे दिया, एक सोर्स डॉक्यूमेंट दे दिया, एक एविडेंस दे दिया, प्रूफ दे दिया कि किसी स्पेसिफाइड डेट पे हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो अब क्रेडिटर टर्म यूज नहीं होगी, उसकी जगह कौन सी टर्म यूज होगी, बिल्स पेबल टर्म यूज होगी। और इन दोनों को मिला के, हालांकि क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों ही केस में फर्म ने पैसा वापस करना है, फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है, कर्जा है, लेकिन दोनों टर्म को अगर हम मिला लें तो एक टर्म बनती है दैट इज ट्रेड पेबल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज डेटर, वो पर्सन जिसको बिजनेस ने गुड्स उधार पे सेल की हैं, बेची हैं, और इस पर्सन ने बिजनेस को पैसा वापस करना है। और बिल रिसीवेबल मींस जब यही डेटर कोई बिल बना के देता है बिजनेस को कि हाँ इस स्पेसिफाइड डेट पे मैं पैसा वापस कर दूंगा, उस टर्म को हम कहते हैं बिल रिसीवेबल। और दोनों को अगर हम इंक्लूड कर ले और एक कॉमन वर्ड यूज करें तो उसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मतलब ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स भी आएंगे प्लस बिल रिसीवेबल भी आएंगे। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो पर्सन या एंटिटी बिजनेस अपने डेब्ट्स पे कर सकता है, उसके पास पैसा है अपने कर्जे चुकाने को, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और इनसॉल्वेंट मीन अगर एक पर्सन या एंटिटी अपने डेब्ट को सेटल नहीं कर सकता है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने डेब्ट पे नहीं कर सकता, उसे हम इनसॉल्वेंट कहते हैं। और जो डेब्ट इररिकवरेबल हो जाते हैं, ठीक है, उस अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेब्ट, और ये हमारा बिजनेस का लॉस होता है, द अमाउंट विच बिकम इररिकवरेबल। नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट। अब देखो ये जो अकाउंट है, पहले हम ये फॉर्मेट देखते हैं, ये कैश अकाउंट और ये नरेश का अकाउंट है। मतलब जहां पे एक तरह की ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम अकाउंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट है तो जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी कहाँ पे आएंगी, कैश अकाउंट पे। और जितनी भी नरेश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो नरेश अकाउंट में आएंगी। ये कौन सी शेप का है, ये टी शेप का अकाउंट है। और इसकी कितनी साइड्स होती हैं, दो साइड्स। एक हमारी डेबिट साइड हो गई, लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड है, और राइट साइड हमारी जो है क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब हम डिटेल में करेंगे। अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, तो सारी ट्रांजेक्शन को अगर एक पर्टिकुलर हेड में डाल दिया जाए तो उसे हम अकाउंट कहते हैं। ये टी शेप का होता है, इसकी दो साइड्स होती हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं और लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं। तो यहीं पे क्रेडिट और डेबिट टर्म्स हमारी क्लियर होगी कि राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज द डेबिट साइड। तो द नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। अब देखो कैपिटल क्या होती है, पैसा, अमाउंट, ठीक है, जो एक ऑनर जो होता है बिजनेस का, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ऑनर में जो बिजनेस का मालिक होता है, वो जब पैसा लगाता है बिजनेस में, उसे हम कहते हैं कैपिटल। ये मनी फॉर्म में भी हो सकती है, वो कैश भी इन्वेस्ट कर सकता है अपने बिजनेस में, और कुछ एसेट्स वगैरह, मतलब बिल्डिंग, मशीन या फर्नीचर कुछ भी लेके आएगा बिजनेस में, तो वो दोनों ही कंडीशन में, चाहे मनी में है चाहे एसेट्स में है, दोनों ही फॉर्म जो है उसे हम कैपिटल ही कहेंगे। और इसको ऑनर्स इक्विटी भी कहा जाता है और नेटवर्थ भी कहते हैं हम लोग।
अगर हम यहाँ दें तो ये देखा ये हमारी एंटिटी होगी। एंटिटी हमने डिस्कस किया था, बिजनेस एंटिटी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक ही पर्सन जो है उसका ऑनर होता है, ये ऑनर्स हैं, तो ये कैपिटल लगाएगा बिजनेस में। और पार्टनरशिप में जिसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन्स होते हैं, और इस केस में पार्टनर्स जो होते हैं वो ऑनर्स होते हैं। और कंपनी के केस में जो पब्लिक होती है, जब वो कंपनी के शेयर्स परचेज करती हैं, तो वो ऑनर बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर। नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग, अमाउंट टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर प्रोप्राइटर जो ऑनर है बिजनेस का, अगर अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकालता है बिजनेस में से, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और ये जो ड्राइंग है ये गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, कोई सामान भी लेके जा सकता है, एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, कोई फर्नीचर, कोई कंप्यूटर वो अपने घर के लिए लेके गया है बिजनेस में से, या कोई कैश भी हो सकता है। तो ये सारी टर्म्स जो है, ये सारी फॉर्म्स जो है वो ड्राइंग की हो सकती हैं। वो ड्राइंग है क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है। और ये जो ड्राइंग है ये कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, ऑनर के कैपिटल को कम कर देती है उतने अमाउंट से जितना वो ड्राइंग लेके जा रहा है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी क्या होते हैं? कर्जे जो होते हैं बिजनेस के ऊपर, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, जो बिजनेस ने अमाउंट फ्यूचर में पे करना है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है जो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर होती है, जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि जो ऑनर्स पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस की आइडेंटिटी जो है ऑनर से अलग है। अब एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जब बिजनेस ने आउटसाइडर्स को अमाउंट देना है, पैसा देना है, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स है, अगर बिजनेस ने क्रेडिट परचेज किया है तो उसमें पैसा क्रेडिटर्स को देना है, बैंक से लोन ले रखा है, तो ये जो बाहर के बंदों को बिजनेस ने पैसा देना है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इसकी पिक्चर में क्या हमें नजर आ रहा है कि ये बिजनेस ने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया है, मतलब कि बिजनेस ने जो बैंक से लोन लिया है उसको 1 साल के बाद वापस करना है, इसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। और जो 1 साल के अंदर अंदर बिजनेस ने पैसा वापस करना है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। तो नेक्स्ट हम लायबिलिटी के कितने टाइप्स हैं? एक हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, जो अकाउंट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के 12 मंथ्स के बाद पे करना है। मतलब जो अकाउंटिंग ईयर क्या है, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर हुआ, अकाउंट 31 मार्च को बैलेंस शीट बन के रेडी होगी। अब 1 अप्रैल से हमारा न्यू अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ। अब 1 अप्रैल से अगर विद इन 12 मंथ्स जो लायबिलिटी पे नहीं करनी होती है, जो उसके बाद पे करनी होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय के लिए लोन ले रखा है बिजनेस ने, और अगर कोई लायबिलिटी फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के विद इन 12 मंथ्स पे करनी है लायबिलिटी, उसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स हो गए या शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, जो विद इन 12 मंथ्स लायबिलिटी बिजनेस ने पे करनी है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अब ये ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे ग्रोसरी जो सेल पर्पस के लिए रखी हुई है, और ये जो एसेट्स हैं, एसेट्स मीन्स ये जो कंप्यूटर है, काउंटर टेबल है, ये जो सारी चीज़ें हैं, फैन हो गया, ये सेल पर्पस के लिए नहीं है। और मे बी जब ये ग्रोसरी शॉप को एस्टैब्लिश किया होगा तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की होंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए होंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट भी किया होगा इस शॉप का, और मे बी इस शॉप की जो लोकेशंस है बहुत अच्छी जगह है, और कस्टमर रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, जिससे बहुत अच्छी रेपुटेशन है इस ग्रोसरी शॉप की कि बार बार कस्टमर यहीं पे आते हैं, इसे हम गुडविल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कि बिजनेस में कैश लेके आते हैं, जो बेनिफिट देती हैं बिजनेस को, उनको हम कहते हैं एसेट्स। तो एसेट्स जो हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, जिन पे बिजनेस का कंट्रोल होता है, और जो बिजनेस में कैश और बेनिफिट्स लेके आते हैं फ्यूचर में, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। अब एसेट्स के टाइप कितने हुए? एक नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। तो अगर नॉन करंट एसेट की बात करें तो जिन्हें हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, और एसेट जो सेल पर्पस के लिए नहीं होते हैं, जिन्हें बिजनेस लॉन्ग 1 साल से ज़्यादा समय के लिए उनको रखा जाता है, और ये लंबे समय के लिए बेनिफिट देते हैं। जैसे इस ग्रोसरी शॉप में कंप्यूटर, काउंटर टेबल, फैन, ये सारे क्या थे? ये सेल पर्पस के लिए नहीं थे। ये हमारे कौन से हुए? नॉन करंट एसेट्स। और इनको फर्दर डिवाइड किया है एक टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल कौन से होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है,
जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर, मशीन, फर्नीचर, और उस ग्रोसरी शॉप पे कंप्यूटर था, काउंटर टेबल था, ये सारे क्या थे, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, और ये हमारे टेंजिबल एसेट्स हुए। और इनटेंजिबल एसेट्स में मीन जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि ग्रोसरी शॉप की में भी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, तो लेकिन गुडविल को हम क्या है, हम टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो वो हमारा कौन सा हुआ, इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, किसी ब्रांड का लोगो हो गया। अब लोगो को लेके भाग तो रह सकते हैं हम लोग, लेकिन उस लोगो का क्या है, बेनिफिट है कंपनी को। तो ये हमारे हैं इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट हमारे आगे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कौन से हैं, जो सेल पर्पस के लिए होते हैं, जो विद इन 1 ईयर कैश या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। जैसे गुड्स स्टॉक हो गया, कि स्टॉक गुड्स मींस वही जो सामान बेचने के लिए रखा हुआ है, तो विद इन 1 ईयर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर्स हैं, जिन्होंने पैसा देना है बिजनेस को, वो भी विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स में पैसा वापस करेंगे। तो ये हमारे कौन से हुए, करंट एसेट्स। एक होता है फिक्टिशियस एसेट। देखो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, जिनको हम बेच नहीं सकते हैं, और ये ना तो टेंजिबल होते हैं और ना ये इनटेंजिबल होते हैं, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो अमाउंट होता है, जो इन पे खर्चा होता है, वो मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ किया जाता है। मतलब उनके खर्चे को कई सालों में बांट दिया जाता है, एक साल में सारा खर्चा नहीं डालते। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हुआ, तो ये एसेट है, लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट है। अब ये क्यों, क्योंकि इनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, हम इनको बेच नहीं सकते। अगर मैं कहूँ कि अपने एडवर्टाइजमेंट को बेच दे, तो ऐसा नहीं होता है। और टेंजिबल नहीं है, क्योंकि हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेनिफिशियल है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो जब बिजनेस को स्टैब्लिश किया जाता है, तो जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं स्टार्टिंग के, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, और इनकी भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। तो ये सारे आते हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट्स में। अब इस ग्रोसरी शॉप में जितना भी ये ग्रोसरी का सामान है, जो बेचने के लिए रखा हुआ है, इसे हम एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, जिसे हम कहते हैं गुड्स कह लो, इन्वेंट्री कह लो, स्टॉक कह लो, एक ही चीज है, ठीक है। अब ये जो रिटेल शॉप है, इसने होलसेल शॉप से गुड्स परचेज की होंगी। अब वो जो परचेज करना है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं परचेज। इसका मतलब कोई भी सामान जो सेल पर्पस के लिए खरीदा जाता है, उसे हम कहते हैं परचेज। और अगर कुछ रिटर्न हुआ है, होलसेलर को कुछ चीजें वापस की गई हैं, कुछ गुड्स वापस की गई हैं, उसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न, कि ये जो चीज है वापस की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो चीजें जब हम कस्टमर को, इस ग्रोसरी को सेल किया जाएगा, कस्टमर्स को बेचा जाएगा इन गुड्स को, उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, सॉरी सेल्स। और अगर मे भी कुछ कस्टमर्स चीजें वापस करें, उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स थी हमारी। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गुड्स कौन सी हुई, वो चीजें जो हम सेल पर्पस के लिए खरीदते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। या फिर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल को भी गुड्स ही कहा जाएगा, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा, उसको भी हम क्या करेंगे, बिजनेस सेल ही करेगा। तो ये सारा गुड्स हुआ। परचेज टर्म किस लिए यूज की जाती है, जब इन गुड्स को परचेज किया जाता है सेल पर्पस के लिए, तो वो जो परचेज करना है, उसे हम परचेज कहते हैं। ऐसे तो परचेज करने के लिए तो हम मशीनरी भी परचेज करते हैं, बिल्डिंग भी परचेज करते हैं, पर वहां पे परचेज वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्डिंग मशीनरी सेल पर्पस के लिए नहीं है। तो वो जो सामान सेल पर्पस के लिए हम लोग परचेज करें, या फिर गुड्स को गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो सामान यूज होता है, जैसे रॉ मटेरियल, अगर हम उनको परचेज करते हैं, तो वो परचेज कहलाता है, ठीक है। अब परचेज रिटर्न क्या हुआ, कि अगर जो रिटर्न ऑफ गुड्स टू सेलर, अगर सेलर को चीजें वापस कर दी जाएं, तो उसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न। और परचेज में से जब हम परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, तो एक टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड नेट परचेज, कि एक्चुअल में कितना परचेज हुआ। अब आ जाए सेल पे, तो सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स को सेल करना, दैट मीन्स सेल्स। और सेल्स रिटर्न क्या होता है, जब परचेजर जो होता है, जो बायर होता है, अगर वो गुड्स वापस कर दे, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। और इसे नेट सेल कैसे आया, सेल्स में थे, जब हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, तो हमारा आता है नेट सेल, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया स्टॉक। अभी हमने बात की थी स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स,
एक ही चीज होती है कि जो रीसेल पर्पस के लिए हो। तो गुड्स विच इज हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर सेल पर्पस और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट फॉर सेल, कि किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो रॉ मटेरियल वगैरह यूज होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो रॉ मटेरियल भी हमारा स्टॉक में ही आता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में, जो स्टार्टिंग में होता है। अब अकाउंटिंग ईयर मान लो 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। तो 1 अप्रैल को जब स्टार्टिंग होगी, तो उस टाइम जितना भी स्टॉक शॉप में होगा, उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि 31 मार्च को जब फने अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ, तो जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं है कि 31 मार्च को सारे का सारे जो गुड्स होंगी वो सेल आउट हो जाएंगी। कुछ ऐसा स्टॉक होगा जो अनसोल्ड रह जाएगा, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि जो स्टॉक जो है प्रोसेस में है, कि फिनिश गुड्स अभी बन के रेडी होने वाला है, जो पार्शली फिनिश गुड्स है, उनको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। जैसे मान लो शर्ट्स हैं, अब शर्ट्स की कटिंग भी हो गई, कुछ पार्ट्स जो है स्टिच भी हो गए, लेकिन पूरी तरह से शर्ट जो है वो रेडी नहीं है सेल के लिए, तो हम क्या कहेंगे उसको? वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारी रिसीट्स। अब देखो, रिसीट्स का मतलब क्या है कि बिजनेस को कहीं से भी, किसी भी सोर्स से जो पैसा आता है, उसे हम रिसीट्स कहते हैं। अब देखिए, इस ग्रोसरी शॉप में जब इस ग्रोसरी को सेल आउट किया जाएगा, तो क्या होगा? कैश रिसीव होगा, मतलब पैसा आएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसीट्स। और अगर हम ये फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, ये कंप्यूटर हो गया, काउंटर टेबल हो गया, ये सारी चीजें जब सेल आउट की जाएंगी अगर बाई चांस, तो वहां से जो पैसा आएगा उसे भी हम रिसीट्स कहते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले अमाउंट रिसीट, तो बिजनेस ने कहीं से भी अगर किसी भी सोर्स से पैसा आया, उसे रिसीट कहेंगे। दो टाइप के रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट की जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे गुड्स को सेल आउट करना, ये मेन काम है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो पैसा आया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स कौन सी हुई? कोई ऐसा अमाउंट आना जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे फिक्स्ड एसेट का सेल आउट होना, तो ये नॉर्मली नहीं करेंगे हम। यहाँ से अगर जो पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। अगर ऑनर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, पैसा लगाया बिजनेस में, तो यहाँ पे भी बिजनेस पैसा रिसीव कर रहा है, लेकिन ये क्या है? ये हमारा कैपिटल रिसीट है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारी टर्म है एक्सपेंडिचर। अब देखो, इस ग्रोसरी शॉप में इन गुड्स को परचेज किया था, तब भी एक एक खर्चा हुआ था। जब हमने कंप्यूटर परचेज किया, काउंटर टेबल परचेज किया, फैन परचेज किए, ये सारा भी खर्चा है। और जो स्टार्टिंग में जो लीगल फॉर्मेलिटीज हुई थी, जब इस शॉप को एस्टेब्लिश किया गया था, वो भी खर्चा था। और जो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस हुआ, वो भी सारा एक्सपेंडिचर है। तो ये सारा एक्सपेंडिचर तो हुआ, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। अब एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं या सर्विसेज लेते हैं, और उन पे जो अमाउंट स्पेंड होता है, जो कैश पेमेंट होती है या कोई लायबिलिटी इंकर होती है, अगर हम क्रेडिट पे, उधार पे परचेज करते हैं, तो ये खर्चा होता है और इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये टाइप्स कितने हुए? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक ऐसा अमाउंट जो हम एसेट्स को परचेज करने में जो हम खर्च करते हैं पैसा, जो कि अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है बिजनेस की, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये एक बिग अमाउंट होता है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि ये बिग अमाउंट हो। कि जैसे मान लो मशीनरी परचेज की है, अब मशीनरी परचेज की है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी बिजनेस की, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मान लो ऑलरेडी हमारे पास मशीन अवेलेबल है, लेकिन हमने कुछ ऐसा नई टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा नया पार्ट उस मशीन में डाल दिया कि जिससे प्रोडक्शन और इंक्रीज हो गई, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की और बढ़ गई, तो उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, हमने गुड्स परचेज की आगे सेल पर्पस के लिए, इनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाता है, और ये सेम अमाउंट उसी साल में बेनिफिट या कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे गुड्स हमने परचेज की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सैलरी पे की, तो ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है कि बहुत लार्ज बिग अमाउंट होता है, बिग बहुत बड़ा खर्चा होता है, जो एक साल में इंकर होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो हम एक साल से ज्यादा बेनिफिट लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा किया है, लेकिन ये होता बिग अमाउंट है, लेकिन ये रेवेन्यू इन नेचर है, क्योंकि बिजनेस में कोई यहाँ पे एसेट नहीं परचेज किया है। ठीक है, अब ये फिक्टिशियस क्यों है? क्योंकि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है,
और बजाय कि एक साल में इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने की बजाय इसको नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ किया जाता है। सपोज हमने एडवर्टाइजमेंट के में क्या किया, 5 लाख स्पेंड किया, ठीक है। अब इस 5 लाख को एक साल में नहीं शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, अदरवाइज तो उस साल बहुत लॉस शो हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि हर साल 1-1 लाख करके इसको राइट ऑफ किया जाता है और विद इन 5 ईयर्स ये कंप्लीट राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुए हमारी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह है जो कि अमाउंट स्पेंड किया जाता है अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने में। जैसे परचेज की जाती है गुड्स की सेल करने के लिए, सैलरी पे की, वेजेस पे किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कोई बैड डेब्ट हो गया जो इरिकवरेबल अमाउंट है। तो ये सारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। अब इनके टाइप्स क्या हैं, देखो एक हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मींस एडवांस में पेमेंट किया है लेकिन बेनिफिट उसका फ्यूचर मिलेंगे। अब यहाँ पे बेनिफिट वर्ड आया है तो ये क्या है, ये एसेट है। जैसे रेंट प्रीपेड की रेंट पहले ही पे कर दिया लेकिन बेनिफिट अभी हमें लेना है फ्यूचर में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस कि जो सर्विसेज हमने ले ली है, खर्चा हो चुका है लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई है, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग कि एम्प्लॉय से काम तो करा लिया लेकिन अभी सैलरी नहीं दी है, तो ये हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, वो मनी जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न की जाती है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। अब प्रॉफिट भी दो टाइप के हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स, जो हमने गुड्स सेल आउट की हैं वो अमाउंट, उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम ग्रोसरी शॉप की एग्जांपल लें तो जो ग्रोसरी जो सेल आउट की जाएगी वो तो हो गया सेल, लेकिन उस ग्रोसरी को जब परचेज करने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था या जो वर्कर्स को जो वेजेस पे की हैं सिर्फ क्या करने के लिए कि सामान जो ग्रोसरी का सामान है होलसेलर से शॉप में लाने तक का खर्चा जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। तो जब हमने सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दिया, तो वो हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, कहीं से भी कोई इनकम हुई है उन सारी इनकम्स को मिला के, मतलब टोटल रेवेन्यू में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मीन जो डायरेक्ट नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या सैलरी एम्प्लॉयज को पे किया या कोई कमीशन पे किया, ये सारी एक्सपेंसेस को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। और अगर टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है, दैट मीन्स वो हुआ है नेट लॉस। अब हमारी टर्म आती है गेन, ठीक है। गेन भी हमें प्रॉफिट की तरह लगता है लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि गेन क्या होता है कि वो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जो हमारी, जैसे हमने फिक्स्ड एसेट को सेल आउट किया तो जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, फिक्स्ड एसेट सेल पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी केस में फिक्स्ड एसेट को सेल आउट किया है, वहां से जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज कॉल्ड गेन, ठीक है। अब हमारा आ गया इनकम। इनकम क्या है, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, ठीक है। इन दोनों को प्लस, मतलब जहां से मर्जी, रेवेन्यू तो हुआ हमने जो सेल किया है, जो हमने अपने गुड्स सेल की हैं, अदर इनकम मतलब कहीं से भी कोई इनकम हुई है, दोनों को मिला के जो हमारी एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो हमारी इनकम पैसा आता है, अमाउंट आता है, दैट इज कॉल्ड इनकम। मतलब इसमें प्रॉफिट और गेन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर मीन्स एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन का प्रूफ, जिसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, मतलब कि कैश मेमो हो गया या बिल्स हो गए, और अकाउंटिंग वाउचर भी जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से बनाए जाते हैं, जो आपको आने वाले चैप्टर्स में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मीन्स जब गुड्स का प्राइस को रिड्यूस करके सेल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब एक हो गया ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जब सेलर जो है परचेजर को ऑफर करता है जब बल्क में सेल हो। और कैश डिस्काउंट मीन्स जब परचेजर ड्यू डेट पे पेमेंट कर देता है तो प्राइस को कुछ और रिड्यूस किया जाता है, जिससे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। और रिबेट जो है वो सेल के बाद ऑफर किया जाता है जब कुछ और रीजंस होते हैं, जैसे पुअर क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट सेल हो गया है तो सेल प्राइस को और रिड्यूस किया जाएगा। तो ये थे हमारी अकाउंटिंग टर्म्स। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।